हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स की परीक्षा आने वाली है 2024 की। ये परीक्षा जो है आपकी 17 मार्च को आयोजित होनी है। ठीक है, 17 मार्च को ये परीक्षा आयोजित होनी है। तो इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक करंट अफेयर्स की हमने सीरीज स्टार्ट की है, प्रैक्टिस सेट्स की। इसमें हम 14 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज का ये 15वां प्रैक्टिस सेट है और ये सीरीज का जो है वो लगभग अंतिम प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद क्वेश्चंस अब वॉर नहीं है जो करंट अफेयर्स के हमें इसमें डिस्कस करने हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस की इस प्रीलिम्स 2024 के लिए और भी जो रेलिवेंट मटेरियल होगा उसके रिगार्डिंग हम आपको एक दो रिवीजन वीडियोस और प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग सब लोग इंट्रोडक्शन से तो वाकिफ हैं, अब तक काफी वीडियो देख चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपने आज के सीरीज के पहले क्वेश्चन से। ये 15वीं सीरीज है। 14 सीरीज में हम लोग 700 क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये इसमें 701 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रभा अन्ने जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ठीक है, ऑप्शन है लेखक, वैज्ञानिक, शास्त्रीय गायिका और इतिहासकार। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये प्रभा अन्ने जी जो है वो शास्त्रीय गायिका थी जिनका अभी 13 जनवरी 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, ये जो संगीत के घराने हैं तो किराना घराने की प्रमुख नर्तकियों में से जो है ये एक थी और ये दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन्हीं सब योगदानों को पहचानते हुए भारत सरकार ने इनको वर्ष 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो 3 पद्म पुरस्कार हैं, ये तीनों पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं बताऊं आपको कि ये जो अभी आरओ की परीक्षा हुई है उसमें जो भारत के रेनोन्ड जो हस्तियां थी और जिनकी इस वर्ष जो है मृत्यु हुई है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। बट क्वेश्चन पैटर्न में उन्होंने क्या पूछा है कि 3-3 4-4 स्टेटमेंट लगाकर उन्होंने दिए हैं। तो एक तो आप जब अब आगे परीक्षा आने वाली है तो एक तो जो जो चर्चित व्यक्तित्व हैं जिनकी इस वर्ष मृत्यु हुई है, एक तो उनका सीक्वेंस याद रखें कि किसकी जो है मृत्यु कब हुई है और थोड़ी सी एटलीस्ट उनके बारे में डिटेल जाने। हमने वो क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे, वो हमने कराए हुए हैं कंप्लीट आपको। ठीक है, और उससे जो है कुछ लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था कि उनको इससे बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि इनके बारे में आप 2-4 लाइन जरूर जान लें और जो रेलिवेंट डेटा था, मोस्ट रेलिवेंट, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। दूसरा क्वेश्चन है आज का, ओ सॉरी, इसमें थोड़ी सी डिटेल हमने किराना घराने के बारे में दिए हैं। ये भारतीय शास्त्रीय ख्याल घराने में से जो है एक है। ठीक है, और इसकी जो मुख्य विशेषता है घराने की वो है स्वर या व्यक्तिगत नोट्स। ठीक है, ये इनकी विशेषता है। और अब्दुल करीम खान जी हैं, इनको शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके समहाउ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी हो गए कि किराने घराने का संस्थापक कौन है, तो अब्दुल करीम खान जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये भारत ने अर्जेंटीना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे भारत ने वहां की 5 लिथियम खदानों का क्या किया है, अधिग्रहण किया है। ठीक है, ये किसके लिए किए हैं? अन्वेषण और विकास, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये ब्लॉक जो है वो भारत ने लिए हैं। थोड़ी सी डिटेल इसमें एडिशनल ये है कि अर्जेंटीना जो है ये चिली और बोलीविया के साथ मिलकर लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि लिथियम ट्रायंगल का कौन कौन से देश जो है वो पार्ट है, तो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, ये तीनों देश मिलकर लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, और चिली और बोलीविया के पास दुनिया के कुल लिथियम संसाधनों के आधे से अधिक का हिस्सा है। मतलब ये दोनों देश जो हैं वो 50% से अधिक की हिस्सेदारी जो है लिथियम संसाधनों में रखते हैं। और इसमें भी बोलीविया जो है वो प्रथम स्थान पर, जबकि अर्जेंटीना जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। बोलीविया के पास सबसे बड़ा लिथियम भंडार या सबसे बड़ा लिथियम संसाधन और अर्जेंटीना जो है वो दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, आई स्टेम द्वारा सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक पहुंच बढ़ाकर भारत में अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन है स्वास्थ्य शोध,
संवेशा परियोजना, अमृत परियोजना और निरोग शोध। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन बी है। ये संवेशा परियोजना नाम से आई स्टेम जो है एक जो है शुरू की गई है। ठीक है, ये आई स्टेम का फुल फॉर्म जो है वो भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र। ठीक है, ये क्या है, भारत के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनके कार्यालय की एक पहल है जो 2024 तक पूरे भारत में लगभग 50 संवेशा जो है सम्मेलन आयोजित करेगा। और इसका परियोजना का जो उद्देश्य है वो शोधकर्ताओं जो रिसर्चर्स हैं उनको एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ जोड़ना है। मतलब जो शोधकर्ता है उनका एक डेटाबेस तैयार करना है और उनको जो है वो सही जगह पे वो किस तरह से कनेक्ट हो। ठीक है, तो वैसे वैसे संस्थानों से इनको जोड़ने का जो है उसका जो है लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा राज्य में किया गया। ठीक है, और इसका जो विषय था वो है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य जनता को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान की खुशी का जश्न मनाना है, इसका जो है उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को किस वर्ष तक 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? मतलब मान लीजिए कि अगर आज के दिन अगर सड़क हादसों में 100 मौतें हो रही हैं 2024 में, तो ये 50 तक लाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ये आपसे क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2028, 2030, 2032 और 2035। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। ये वर्ष 2030 तक सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। थोड़ी सी डेटा है यहाँ पर कि भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटना में 53 लोग घायल होते हैं और 19 मौतें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत जो है वो बड़ा जो है वो फैक्टर है मृत्यु में कि सड़क दुर्घटनाओं में इतने अधिक लोगों की जो है वो जान जा रही है। ठीक है, और एक एडिशनल डिटेल है कि 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 12% बढ़कर 4.6 लाख से अधिक हो गई है। मतलब भारत में प्रति वर्ष जो है वो 4.6 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो है आंकड़े हैं वो चिंताजनक है और सरकार जो है इनके प्रति इनको कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है और उसी के तरह सरकार ने ये लक्ष्य बनाया। अगला क्वेश्चन, हाल में आए हुए लाल सागर संकट का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पानी की कमी से व्यापारिक जहाजों के आवागमन में व्यवधान, यूक्रेन और रूस युद्ध, लाल सागर में तेल स्राव से आवागमन बाधित और हाउती विद्रोहियों का वाणिज्यिक शिपिंग जहाजों पर हमला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो हाउती विद्रोही हैं, ये जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद चल रहा है, तो ये लोग जो है वो फिलिस्तीन के समर्थक हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि जो लाल सागर से जो इजराइल समर्थित जहाज निकलेंगे, मतलब इजराइल के जो है जहाज है समुद्री जहाज या जिन पर इजराइल का क्रू है, वैसे जहाजों को इन्होंने बोला कि ये टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हाउती विद्रोही जो है ये यमन का जो है विद्रोही संगठन है और ये चर्चा में इसलिए है बिकॉज इन्होंने इजराइल के जहाजों को तो टारगेट किया ही है, इसके अलावा ये आजकल किसी भी जहाज को जो है वो टारगेट कर रहे हैं और ये जो है वो एक बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है, ये हमले जो हैं वो बॉब अल मंडेब जल डमरू मध्य जो है, ठीक है, उसके पास केंद्रित हैं और इससे समुद्री यातायात जो है वो बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हुआ है। यहाँ पे हमने आपको मैप दिखाया है, ये यहाँ पर आपका लाल सागर आता है, ये यमन आता है, इथोपिया सोमालिया ये है। ठीक है, ये सोमालिया आप इस मैप में भी देख सकते हैं, यमन, ये लाल सागर है और ये वाला जो रीजन है बीच का, यहाँ पे अगर बोले तो ये वाला रीजन है, ये बॉब अल मंडेब जो है, ठीक है, जलडमरू मध्य है और यहाँ पर ही ये जो है हमले हो रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल हमने यहाँ पर लाल सागर के बारे में, ये लाल सागर जो है वो दुनिया के सबसे सघन, सबसे डेंस शिपिंग चैनलों में से एक है। मतलब यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में जो है वो वाणिज्यिक जहाजों का जो है आवागमन रहता है। ये यूरोप को एशिया और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ये तो मैप में आपने देख ही लिया है, ठीक है, कि किस तरह से ये जोड़ता है। और जो ग्लोबल ट्रेड है, वैश्विक व्यापार है, उसका लगभग 12% हिस्सा जो है वो लाल सागर से होकर गुजरता है। तो अब मान लीजिए कि अगर ऐसे व्यस्त और ऐसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मार्ग को अगर जो है वो डिस्टर्ब किया जाता है तो इसके कितने जो है दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक है,
थोड़ी सी डिटेल हाउथी विद्रोहियों के बारे में। इनको क्या है, ईरान का समर्थन प्राप्त है और वे लाल सागर तट सहित यमन के पश्चिमी भाग को नियंत्रित करते हैं। जो वेस्टर्न रीजन है यमन का, उसको ये लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इन्होंने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के प्रति समर्थन दिखाने के लिए लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया है, ठीक है। और ये क्या करना चाहते हैं, इजरायली जहाजों को लाल सागर में जाने से रोकना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की किस शैली में किया गया है? ऑप्शन है नागर, द्रविड़, बेसर और पांड्य उपशैली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये मंदिर निर्माण की जो नागरा शैली है, उस शैली में ये जो है वो राम मंदिर का जो है निर्माण किया गया है। नागरा शैली की जो वास्तुकला है उससे ये मंदिर प्रेरित है और मंदिर का उद्घाटन जो है वो 22 जनवरी 2024 को किया है। मंदिर के अगर डिजाइन की बात करें तो चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष ने जो है मिलकर इस मंदिर को डिजाइन किया है। ये मंदिर जो है वो पूरी तरह से का बना हुआ है और इससे अधिक दीर्घायु और मजबूती देगा। यह भूकंप प्रतिरोधी भी होगा। पूरी तरह से पत्थर का मंदिर बनाने का ये था कि अगर आप इसमें मेटल वगैरह यूज करते हैं तो उसके इरोजन वगैरह का खतरा जो है बना रहेगा, ठीक है। अगर कोई आर्टिफिशियल मटेरियल यूज करते हैं तो उनके भी जो है वो उनकी टिकाऊ क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। इस वजह से जो है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी तरह से पत्थर का मंदिर बनाया गया है। और जो मूर्ति मंदिर के भीतर रखी गई है वो अरुण योगीराज है, मैसूर के मूर्तिकार। इन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। ये मूर्ति 51 ऊंची काले ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति है जिसे गर्भगृह में रखा गया है, जिस पर पूजा जो है अर्चना जो है चल रही है, ठीक है। थोड़ी सी विशेषताएं राम मंदिर की हमने और लिखी हैं। ये 161 फीट ऊंचा है, ठीक है। 161 फीट ऊंचा है और इसमें 3 मंजिलें हैं। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए भी है बिकॉज पीसीएस जो है वो भारत के पुराने जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी कई बार इन्होंने ऊंचाई वगैरह पूछी है। जैसे अभी एक एग्जाम हुआ था यूपी का ही, जिसमें उन्होंने लखनऊ का जो प्रसिद्ध रूमी दरवाजा है उसकी ऊंचाई उन्होंने पूछी हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कमीशन पूछता है। और राम मंदिर जो है वो बहुत चर्चित रहा है, ठीक है। सारा देश इसके बारे में जान रहा है, तो हो सकता है कि यहां से इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक। ये मंदिर का भूतल जो है वो 160 स्तंभों पर टिका है, जबकि पहली मंजिल 132 स्तंभों से सुसज्जित है। इसमें पहुंचने के लिए 5 पैडल और मंडप हैं, ठीक है। 5 पंडाल और मंडप, और इसमें कुल 12 द्वार हैं, ठीक है। 12 दरवाजे हैं मंदिर में पहुंचने के लिए। और ये मुख्य मंदिर जो है वो 2.7 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नागर शैली के बारे में। ये नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में पाई जाती है, ठीक है। इसमें मंदिर का निर्माण जो होता है वो जगती नामक एक ऊंचे मंच पर किया जाता है। एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है काफी ऊंचा सा जमीन से, जिसको जगती बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, गर्भगृह के सामने एक मंडप होता है, ठीक है, जो मंदिर के प्रवेश द्वार का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद से जो है वो गर्भगृह के ऊपर एक पिरामिड के आकार की संरचना होती है जिसको शिखर बोलते हैं। और गर्भगृह जो है वो क्षेत्र है जहां पर मंदिर के प्रमुख देवता या मंदिर के जो इष्ट हैं वो निवास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चित्र के माध्यम से आपको शैली भी दिखाई है। ये तीनों हैं। ये वाला जो मंदिर बना हुआ है ये नागर शैली है। ये जो मंदिर दिखाया गया है ये द्रविड़ शैली में है। और ये मंदिर जो है वो मंदिर निर्माण की बेसर शैली में है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो रीजन है ये जगती है जिस पर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर ये जो है ये गर्भगृह है, ठीक है। और ये पिरामिड के आकार का जो है हमने आपको बताया वो आकार है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है वो मंडप है, ठीक। इसमें जो है वो देवता निवास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये जो है शैली है। ये वेसर शैली अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है वो नागर और द्रविड़ शैली का मिक्स जो है आपको दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सर्विनाश, ऑल आउट, क्लीन स्वीप और सर्वशक्ति। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। ये भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति नाम से एक नया ऑपरेशन जो है वो चलाया हुआ है। किस लिए? ताकि जो है कश्मीर में पाकिस्तान क्या करे, आतंकवाद को पुनर्जीवित ना कर सके, ठीक है। ये क्या है, पाकिस्तानी प्रॉक्सी समूह जो है ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं में प्रायोजित आतंकवादी स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म एक्टिविटी है उनका मुकाबला करने के लिए ये बनाया है। ये जो है वर्ष 2003 में भारत की सेना ने इसी तरह से एक ऑपरेशन सर्व विनाश भी चलाया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, पीर पांजाल रेंज के
दक्षिण क्षेत्र में आतंकवादियों को खत्म किया था। तो उसी तरह से जो है इस वर्ष ये सर्वशक्ति नाम से एक ऑपरेशन भारतीय सेना चला रही है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया ने निम्न में किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? जागृत कोटेचा, लिंडा यकरिनो, अमित अग्रवाल और नील मोहन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। ये जागृत कोटेचा जो है इनको पेप्सिको इंडिया ने अपना सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है नियुक्त किया हुआ है और ये मार्च 2024 से जो है इस भूमिका को निभाएंगे। जबकि लिंडा यकरिनो जो है ये ट्विटर की नई सीईओ हैं। अमित अग्रवाल जी हैं वो यूआईडीएआई के सीईओ हैं और नील मोहन जी जो है ये यूट्यूब के सीईओ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? नाथद्वारा, पाली, विजयवाड़ा और लातूर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की जो है एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसको सामाजिक न्याय की प्रतिमा बोला जा रहा है। ये अनावरण प्रतिमा का 19 जनवरी को हुआ है। ठीक है, और इसको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया है और ये इसकी ऊंचाई जो है वो करीब 206 फीट है। ठीक है, इसके साथ ही हमने कुछ चर्चित मूर्तियां और उनका जो नाम है वो हमने यहाँ लिखा है। जैसे रामानुजाचार्य जो हैं इनकी मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहा जा रहा है, हैदराबाद में स्थापित है। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा हैं, ये बेंगलुरु में इनकी मूर्ति लगाई गई है, इसका नाम स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। भगवान शिव की एक मूर्ति नाथ द्वारा में लगाई गई है जिसको स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा जा रहा है। बाबा साहेब की एक और मूर्ति लातूर में लगाई गई है जिसको स्टैचू ऑफ नॉलेज बोला जाता है। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति गुजरात के केवड़िया में है उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। तो ये कुछ चर्चित मूर्तियां हैं। कभी हो सकता है आपको चारों नाम दे दे और चारों जो है महान व्यक्तित्वों के नाम दे दे और आपसे बोला जाए कि किसकी मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट या नैम का 19वां शिखर सम्मेलन 19 जनवरी 2024 को कहां शुरू हुआ? घाना, इंडोनेशिया, भारत और युगांडा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 जनवरी को युगांडा में जो है वो स्टार्ट हुआ है। युगांडा जो है एक्चुअल में वर्ष 2022 से 2025 की अवधि के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता कर रहा है। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसकी क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। और भारत की तरफ से डॉक्टर जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी हमने लिखी है। ठीक है, ये जो अवधारणा आई ये द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में आई है। ठीक है, और यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घाना और इंडोनेशिया के नेता 1955 में बाडुंग सम्मेलन में सिद्धांतों पर सहमत हुए। ठीक है, जो इसके जो प्रिंसिपल थे उन प्रिंसिपल्स पे सहमति बनी 1955 में बाडुंग सम्मेलन में। और भारत जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है नेम के। इस वजह से जो है भारत के लिए नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेम का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? बेंगलुरु और मुंबई हवाई अड्डा, चेन्नई और दिल्ली हवाई अड्डा, कोलकाता और दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलुरु और पुणे हवाई अड्डा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। इसका जो सही जवाब है वो जो है इसके ऑप्शंस थोड़े से गलत बने हुए हैं। ठीक है, इसके सही ऑप्शन जो है इसमें है बेंगलुरु, एक तो बेंगलुरु हवाई अड्डा है और एक दिल्ली हवाई अड्डा है। ठीक है, इन दोनों हवाई अड्डों ने मिलकर जो है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जो है वो जीता हुआ है। जब आप पीडीएफ हमसे लेंगे तो उस टाइम पे हम इन ऑप्शंस को सही कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों हवाई अड्डों ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विंग्स इंडिया अवार्ड्स के चौथे संस्करण में संयुक्त रूप से इन्होंने पुरस्कार दिया है, जबकि विस्तारा को इसकी सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निम्न में से किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करेगा? देखिए, एक तो सब शास्त्रीय भाषाएं जो हैं वो भारत सरकार द्वारा नोटिफाई की गई हैं, तो ये वो शास्त्रीय भाषाएं नहीं है जो भारतीय जो नई शिक्षा नीति आई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उसमें इन्होंने 9 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ने की बात की है। तो ये उस क्वेश्चन को लेकर है। ठीक है, ये
भारत सरकार के उसको भारत सरकार का जो शास्त्रीय भाषाएं हैं ऑलरेडी उनको लेकर नहीं है। ठीक है, ये शिक्षा नीति के तहत है। ऑप्शन है फारसी, नेपाली, मणिपुरी और मैथिली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये फारसी भाषा को नई जो है वो 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने की बात की है नई शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, पहले तो जो है वो 2004 में तमिल जो भाषा है वो भारत की पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा किया गया। उसके बाद 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, 2008 में तेलुगु और 2013 में मलयालम और उसके बाद 2014 में उड़िया भाषाओं को जो है वो भारत सरकार द्वारा भारत में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। तो ये तो 6 भाषाएं जो हैं वो भारत सरकार ने इनको घोषित किया, जबकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन 6 के अतिरिक्त फारसी, पाली और प्राकृतिक भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की बात की गई। ये नई शिक्षा नीति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये गुजरात और गुजरात के वाडनगर में, ठीक है, गुजरात के वाडनगर में करीब 2800 साल पुरानी मानव बस्तियों के अवशेष मिले हैं। ये बस्तियां जो हैं वो उत्तर वैदिक या पूर्व बौद्ध महाजनपदों या कुलीन तंत्र जो गणराज्य थे, जो महाजनपद थे, ठीक है, उनके समय की ये समकालीन जो है मानी जा रही हैं। और ये वाडनगर एक बहु सांस्कृतिक, मल्टीकल्चरल और बहु धार्मिक जो है वो बस्ती थी। यहाँ पर मल्टीपल रिलीजन के लोग जो हैं अपने बिलीव्स को एक्सरसाइज करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की सबसे मूल्यवान पीएसयू पब्लिक सेक्टर जो है एंटरप्राइज या जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है बन गया है? एसबीआई, आरईसी, एलआईसी और सेल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। ये एलआईसी जो है वो भारत का जो इसका बाजार पूंजीकरण है, मार्केट कैप है, उसके अनुसार ये भारत की सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है। अब तक ये जो दर्जा था वो भारतीय स्टेट बैंक के पास था, जबकि ये एलआईसी अब भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर आ गई है। एलआईसी का जो बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैपिटल है वो 5.66 लाख करोड़ रुपए है, जबकि एसबीआई का जो मार्केट कैप है वो 5.63 लाख करोड़ रुपए है। और ये जो है वो आगे बढ़ गया। और ये एलआईसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एलआईसी जब मार्केट में आईपीओ के थ्रू आया था तो एलआईसी का जो शेयर वैल्यू था वो काफी ज्यादा गिर गया था और लोग जो है वो एलआईसी पर संदेह कर रहे थे। लोगों को ये डर था कि सरकार ऐसा ना हो कि इसको प्राइवेटाइज कर दे। ठीक है, लेकिन अभी जो संसद का सत्र हुआ उसमें सत्र में प्रधानमंत्री ने विशेषता एलआईसी के बारे में चर्चा की और बताया कि एलआईसी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने एक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है, उसका नाम बताना है। संभव, संचार, वार्ता और विमर्श। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये भारतीय सेना ने संभव नाम से जो है एक सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जो है वो डेवलप किया है। अगर संभव की फुल फॉर्म बात करें तो फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, ये क्या है? ये 5G टेक्निक पर काम करता है। ठीक है, और इसे शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस हैं उनके सहयोग से इनको विकसित किया है और ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित किया है। इससे भारतीय सेना जो है एक सुरक्षित माहौल में क्या कर सकती है? कम्युनिकेट कर सकती है। इसमें जो है वो सर्विलांस वगैरह रोकने के लिए काफी इसमें जो है वो प्रयास किए गए हैं ताकि जो है वो शत्रु देश है वो भारतीय सेना का जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे ऑफिसर्स के साथ उनको ये लोग क्या कर सके? सुन ना सके। उसके लिए ये डेवलप किया गया है। अगला है 2024 की सैन्य शक्ति रैंकिंग, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो है वो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के रूप में जारी हुई है और इसके अनुसार भारत क्या है? विश्व स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना के रूप में जो है वो स्थापित है। अभी भी इसने अपने जो है स्थान को बरकरार रखा है। ठीक है, ये जो अध्ययन किया गया था ये 145 देशों की सेनाओं और उनकी वैश्विक सैन्य शक्ति के आधार पर इनका मूल्यांकन किया गया है। यहाँ पर भारत चौथे स्थान पर है। तो शीर्ष 3 में सबसे पहले स्थान पर अमेरिका आता है, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और उसके बाद भारत का स्थान आता है। और अगर सबसे कम शक्तिशाली सेनाओं की बात करें
तो सबसे कम शक्तिशाली सेना जो है वो भूटान की है, जो सबसे निचले स्थान पर है। उसके बाद मोल्दोवा, सूरीनाम और सोमालिया क्रमशः आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापान चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये जापान जो है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पांचवा देश बन गया। अभी हाल में जो है वो भारत चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली लैंड किया था, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश था। उसी क्रम में अब ये जापान जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पांचवा देश बन गया है। जापान का जो लैंडर है, इसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, SLIM। ये 19 जनवरी को जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतरा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद जापान जो है ऐसा करने वाला पांचवा देश बन गया है। इनका जो मुख्य लक्ष्य है वो नई लैंडिंग तकनीकी का परीक्षण करना है। ठीक है, टेस्ट फ्लाइट है कि किस तरह से यहाँ पर लैंड किया जा सकता है। और ठीक है, जिससे ये क्या कर सकता है कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम ये डिजाइन किया है जापान ने कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या करें, अपने विमान को उतारें। ऐसे ना हो कि कहीं भी उतर जाए, जहां पर जापान उतारना चाहता है वहां पर। और ये इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि जब आप मानव युक्त मिशन भेजते हैं तो वहां पर हर एक चीज का प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां पर उन मानवों को उतारना चाहते हैं वहीं पे आपका विमान लैंड होना चाहिए। तो उसी तरह की ये जो है टेस्ट फ्लाइट रही है। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के लिए कुल कितने लोकसभा सांसदों को संसद महारत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? एक पुरस्कार दिया गया था संसद रत्न का, वो हम जो है पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये जो है वो संसद महारत्न पुरस्कार है। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। ये चार सांसदों को जो है, चार लोकसभा सांसदों को संसद महारत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, जिसमें आरएसपी केरल के एन.के. प्रेमचंद्रन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, भाजपा झारखंड से विद्युत वरण महतो और भाजपा की महाराष्ट्र की डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित, इन चार लोगों को संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये चेन्नई में एक एनजीओ है जिसका नाम है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, और एक इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन है प्रीसेंस, इनके द्वारा जो है इस संसद रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष, जबकि संसद महारत्न पुरस्कार जो है वो 5 साल में एक बार दिए जाते हैं। तो ये जो संसद महारत्न पुरस्कार हैं ये जो है वो लोकसभा के लिए दिए गए हैं। ये लोकसभा का जो है 17वीं लोकसभा का आखिरी जो है सेशन था। बजट सेशन भी, जो अंतरिम बजट है वो आ चुका है, और अब चुनाव के बाद ही लोकसभा में नया सत्र आयोजित होगा। ठीक है, तो ये 17वीं लोकसभा में जो संसद महारत्न के पुरस्कार हैं ये चार लोग को मिले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैराथन धावक जिन्होंने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? टी गोपी, तियापकिन इलिया, मान सिंह, हुआंग योंगझेंग। ठीक है, तो सही जवाब जो है उसका ऑप्शन सी है, मान सिंह है। इन्होंने जो है वो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और इन्होंने ये जो दौड़ है वो 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट की है। और इन्होंने चीन के ह्युआंग युनझांग को 65 सेकंड के समय के अंतर से हराया है। लगभग 1 मिनट से ज्यादा जो है इनके बीच में डिफरेंस रहा है, और इन्होंने इनको हरा दिया है। जबकि महिलाओं की जो मैराथन हुई थी उसमें भारत की अश्विनी जाधव जो है वो 8वें स्थान पर रही है। मानसिंह जी जो है वो पहले स्थान पर रहे हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये आप पीडीएफ के फॉर्म में भी हमसे ले सकते हैं। ये सारे पीडीएफ जो हैं वो जिस तरह से यहाँ पे कंटेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी तरह से आपको पीडीएफ में दिखेगा। इतना ही ये कलरफुल भी रहेगा ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें, आराम से डेटा को डिस्टिंग्विश कर सकें, और आराम से जो है अपने मोबाइल पे भी इसको आसानी से पढ़ सकें। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का ये जो है ग्रुप का यूजर नेम है, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है। तो आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ के जो है हमें एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। ये जो पीडीएफ है इनको जो जिस तरह से भी आपको ये प्रोवाइड करने का तरीका है वो आपको सारा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है? रोट्रेक्स, हैविश्योर, रेविवैक्स और एनीवैक एचपी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये हैविश्योर नाम से जो है वो भारत की स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए की पहली वैक्सीन है। ठीक है, ये जो
भारत का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली एक सब्सिडरी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो वैक्सीन है, ये 2 खुराक वाला टीका है, ठीक है, मतलब इसमें 2 बार आपको ये लेना पड़ेगा, जिसमें पहली खुराक जब आपको लेनी है तब उम्र क्या है, 1 वर्ष से अधिक उम्र हो, ठीक है, दी जाती है। और दूसरी खुराक जो है वो पहली खुराक के कम से कम 6 महीने बाद दी जाती है। तो पहले तो 1 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये खुराक मिलेगी, और जब आप खुराक ले लेंगे उसके कम से कम 6 महीने बाद दूसरी खुराक आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर हेपेटाइटिस ए के बारे में लिखा हुआ है कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के जो यकृत, जो लिवर होता है, उसमें सूजन या स्वेलिंग आ जाती है, और यह मुख्य रूप से दूषित भोजन, पॉल्यूटेड फूड या पानी के सेवन से जो है फैलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। दिनकर गुप्ता, तपन कुमार डेका, दलजीत सिंह चौधरी और रवि सिन्हा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये दलजीत सिंह चौधरी जी जो हैं, ये एसएसबी के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त हुए हैं। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर एसएसबी के बारे में देख लेते हैं। ये जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसके नियंत्रण में जो भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उसमें से एक है। और इसका एसएसबी का गठन 1963 में आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा के साथ हुआ था। और इसके पास जो जिम्मेदारी है वो है भारत की नेपाल भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए इसके पास जिम्मेदारी है। यहाँ पर जो भारत की 7 सीएपीएफ हैं, उसमें एसएसबी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एआर आसाम राइफल्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ये सारी जो है वो भारत की गृह मंत्रालय के अधीन जो 7 सशस्त्र पुलिस बल हैं उनके नाम हो गए, ठीक है। यहाँ पर थोड़े और हमने नाम दिए हैं, जिसमें एनआईए के प्रमुख हैं दिनकर गुप्ता, सीबीआई के प्रमुख हैं जो वर्तमान प्रवीण सूद, आईबी या इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डेका, रॉ के रवि कुमार सिन्हा, राजीव कुमार जो है वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त या चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पद पर हैं। तो ये भी जो है वो इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, और हो सकता है इनसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का इक्विटी बाजार वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। भारत का जो इक्विटी मार्केट है वो वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गया है, और ये चौथा स्थान इसको 23 जनवरी 2024 को जब मार्केट क्लोज हुआ है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, उस टाइम पर जो शेयर बाजार का मूल्यांकन हुआ है उसमें भारत हांगकांग को पीछे छोड़कर जो है वो चौथे स्थान पर हो गया है। भारत का जो संयुक्त बाजार पूंजीकरण था वो जो है $4.33 ट्रिलियन का था, जबकि हांगकांग का जो था वो $4.29 ट्रिलियन का था, ठीक है। तो इस वजह से जो है भारत हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे मूल्यवान पूंजी बाजार जो है वो शेयर मार्केट बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना संबंधित है। योग अभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यालयों में प्रातः सूर्य वंदना कार्यक्रम, रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली, विटामिन डी की पूर्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है एक रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली है, ठीक है। इसके तहत सरकार का लक्ष्य है कि सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली जो है वो लगाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर हमने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के बारे में भी चर्चा की है। सरकार द्वारा 2014 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, और इसका लक्ष्य जो था वो वर्ष 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य था। हालांकि लक्ष्य जो है वो समय से पूरा नहीं हो पाया, इस वजह से भारत ने इसकी समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 तक कर दिया है, और इस समय तक जो है वो सरकार को लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है। सौर ऊर्जा से रिलेटेड थोड़ी सी और डिटेल है इसमें है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो लगभग 73.31 गीगावाट है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा बात करें भारत में सौर क्षमता की, तो सबसे ज्यादा क्षमता जो है वो राजस्थान में है, और यहाँ 18.7 गीगावाट है, जबकि 10.5 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ गुजरात का जो है वो भारत में दूसरा स्थान है, ठीक है।
जबकि अगर छत पर सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में बात की जाए, रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के बारे में बात की जाए, तो उसमें गुजरात जो है वो 2.8 गीगावाट के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि 1.7 गीगावाट के साथ महाराष्ट्र का जो है स्थान दूसरा है। ठीक है, और भारत का जो है लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक जो है वो पहुंचने का है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी क्षमता जो है 5000 गीगावाट तक लेकर जानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर के 11वें संस्करण का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है भारत और कजाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, भारत और ताजिकिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य अभ्यास जो है वो खंजर, जो भारत और किर्गिस्तान दोनों देशों के विशेष बलों का जो अभ्यास है, इसके 11वें संस्करण का आयोजन हुआ। और ये आयोजन 22 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में जो है स्थापित हुआ है। ये क्या है? विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल है। और यही एक बकलोह जो स्कूल है, ये एक बार और भी चर्चा में रहा है इसी वर्ष कि यहाँ पर जो है वो वर्टिकल विंड टनल प्रशिक्षण के लिए वर्टिकल विंड टनल का भी जो है यहाँ पर शुभारंभ किया हुआ था। ठीक है, तो ये बकलोह जो है इस साल काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में चर्चित मदिका भाषा किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये मदिका भाषा जो है ये केरल में जो है बोली जाने वाली भाषा है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको बोलने वाले केवल अब 2 लोग बचे हैं। ठीक है, इस भाषा के 2 हैं, केवल 2 वक्ता हैं। एक तो केपी नारायणन जी हैं और उनकी भतीजी राजपुत्री है। ये ही जो 2 लोग हैं यही इस भाषा को बोल पाते हैं। ठीक है, और ये भाषा जो है केरल के कन्नूर जिले में करीवेलूर ग्राम पंचायत के पास चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। ठीक है, और ये केपी नारायण और राजपुत्री जी जो हैं ये चकलिया समुदाय से संबंधित हैं। और ये मदिका भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है, यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, इसकी अपनी डेडिकेटेड कोई लिपि नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर जी जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं ये बिहार राज्य से संबंधित हैं और बिहार के ये मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। ठीक है, इनको जो है वो इनके 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले इनको ये भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इनका जन्म जो है वो 24 जनवरी 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई। और ये जब भारत जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में था तो उस समय इनको जेल में भी डाला गया था। ठीक है, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ उस आंदोलन में जो है भारत की तरफ से शामिल थे। वर्ष 1978 में इन्होंने बिहार में सरकारी सेवाओं में गवर्नमेंट जॉब में पिछड़ी जातियों अदर जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनके लिए आरक्षण का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया था। और दिसंबर 70 से जून 71 और दिसंबर 77 से अप्रैल 79 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। ऑप्शन है हमारा भारत विकसित भारत, हमारा राष्ट्र हमारा संविधान, हमारा राष्ट्र हमारा सम्मान और हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम से एक जो है वो राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है भारत के 75वें गणतंत्र के भारत के गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, ये अभियान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा जो है स्टार्ट किया है 24 जनवरी 2024 को। और इसका जो उद्देश्य है भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना, ये जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 जनवरी 2024 को भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की वायु सेनाओं ने अरब सागर में कौन से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? ये यहाँ पर सेनाओं ने मिलकर, ठीक है, तीनों सेनाओं ने साथ में। ऑप्शन हैं डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट सफारी और डेजर्ट स्टॉर्म। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी है। ये भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस इन तीनों देशों की वायु सेनाओं ने मिलकर डेजर्ट नाइट नाम से युद्ध अभ्यास जो है ये किया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे 23 जनवरी, 24 जनवरी,
25 जनवरी और 26 जनवरी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, नागरिकों के बीच में चुनावी जागरूकता पैदा करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 का जो मतदाता दिवस है उसकी थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये थीम इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस थीम को इन्होंने काफी प्रमोट भी किया है और कई सारे जो सरकारी पत्राचार हुए हैं उन पर इस थीम को देखा गया है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट एक चीज और ये भी है कि 25 जनवरी 2024 को भारतीय चुनाव आयोग राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा का 75वां वर्ष मना रहा है। ठीक है, चुनाव आयोग को भी जो है वो 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस पर यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, नवीन तिवारी, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। ये डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, इन दोनों लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। ये डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव हैं। इन्होंने भारत का जो चंद्रयान मिशन है उसमें अहम भूमिका निभाई और जो भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के लिए उप संचालन निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें जो है डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव का विशेष योगदान है, जबकि नवीन तिवारी जो है ये कानपुर के जाने माने उद्यमी हैं और ये फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं के कवर पर नियमित रूप से दिखाए जाते हैं। और इन्होंने क्या किए हैं, 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं और भारत का जो पहला यूनिकॉर्न है जिसका नाम है इन मूवी, ये नवीन तिवारी जी द्वारा ही बनाया गया है। तो इन्होंने भारत देश को अपना पहला यूनिकॉर्न भी दिया है। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है भारत और यूएई, भारत और मिस्र, भारत और फ्रांस, भारत और जापान। तो सही जवाब ऑप्शन बी, भारत और मिस्र के बीच में जो है वो संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है, ये आयोजन 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच में किया गया है। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोनों पक्षों को रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। इसके परिचय से ये भी होता है कि दोनों क्या देश हैं जो है एक दूसरे से सीख सकते हैं और जो दोनों की जो अच्छी तकनीक है उनका तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। और मिस्र और भारत दोनों में ही जो है वो काफी रेगिस्तानी एरिया भी है, तो इनका जो टेरेन है वो काफी हद तक जो है वो समान देखने को मिलता है। तो इस वजह से इनके जो है समान क्षेत्र में एक्सपीरियंस एक दूसरे के काफी काम आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों का सही क्रम है। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, 4 पद्म भूषण, 16 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, 6 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 112 पद्मश्री या 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 120 पद्मश्री। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही है। इस वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म भूषण से, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण, 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया है। विजेताओं में जो है वो 30 महिलाएं हैं और 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो विदेशी नागरिक हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ या आईओसी श्रेणी के व्यक्ति हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाकी यहां पर हमने लिखा हुआ है कि पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और जो 5 व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है उनकी हमने यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, जिसमें विजय माला पाली हैं, कुंदेल चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बंदेश्वर पाठक और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम। ये किस क्षेत्र से ये लोग संबंधित हैं वो क्षेत्र दिए हैं और ये लोग किस राज्य से संबंधित हैं वो राज्य भी यहाँ पर हमने दिया हुआ है। आप अगर इन डिटेल को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं या हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़कर ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है रोहित शर्मा, पैट कमिंस,
विराट कोहली और केन विलियमसन। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली जी को आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी यहाँ पर जो आईसीसी के और भी अवार्ड दिए हैं वो भी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो किस खेल में दी जाती है। तो क्रिकेट में, और क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष क्रिकेटर है उसको ये दी जाती है। ठीक है, तो ये जो विराट कोहली है ये वनडे में है, और ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ये ओवरऑल में है। ठीक है, उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेटर का अलग दिया हुआ है। ठीक, वैसे ही रशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी ये सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए दी जाती है। तो इस तरह से ये जो है नाम जिनके हैं, जैसे डेविड शेफर्ड ट्रॉफी, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये दुनिया की अपनी पहली तरह की मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी जो है वो उड़ीसा, और उड़ीसा के मयूरभंज में जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व के पास जो है ये स्थापित की जाएगी। बाकी जो उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये दुनिया का एकमात्र वैसा टाइगर रिजर्व है जहां मेलेनिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। और ये मेलेनिस्टिक बाघों की पहचान है कि इनके शरीर पर जो धारियां होती हैं वो अधिक चौड़ी होती हैं। नॉर्मल बाघ जो होते हैं उनकी तुलना में इनके शरीर की जो धारियां होती हैं वो ज्यादा चौड़ी होती हैं। ठीक है, और इस परियोजना को अक्टूबर 2024 तक आगंतुकों या टूरिस्ट के लिए खोले जाने की संभावना है, मतलब ऑपरेशनलाइज हो सकती है। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार और बोल दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं यहाँ से आपको पढ़ता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, बट ये मुझे पता नहीं लगता है कि आप लोग इससे कितना अधिक तक समझ पा रहे हैं। इसलिए आपका जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आपके फीडबैक से ही हमें समझ में आ पाएगा कि हम जो इतना प्रयास कर रहे हैं वो एक्चुअल में उसका आपको कोई बेनिफिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप अपना सजेशन भी हमें कमेंट में लिख दे सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके भी दे सकते हैं। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने साथ में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन है जॉर्जिया मेलोनी, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक। तो सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये फ्रांस के जो हैं वो प्रधानमंत्री जो हैं इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, ये भारत का जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह रहा है उसके मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए हैं। बाकी इस बार के गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई, परेड की थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, या इंग्लिश में आप बोलेंगे तो भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो है इसकी थीम थी। और ये जो परेड थी ये महिला केंद्रित या वुमेन सेंट्रिक जो है परेड थी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाने के साथ हुई है। भारत के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, संगीत वाद्य यंत्र, उनको यहाँ इन्होंने क्या किया है, उनका वादन हुआ है, और उस वादन के साथ जो है वो परेड का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदा तंसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जा रहा है? भारत और इजराइल, भारत और कजाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, भारत और किर्गिस्तान। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, भारत और सऊदी अरब। इन दोनों देशों के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन जो है, पहले संस्करण का आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में किया जा रहा है। इसके अलावा अल मोहेद अल हिंदी जो है वो भारत सऊदी अरब का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो आपके पास दो अभ्यास हो गए, एक नाम है सदा तंसीक और दूसरा अल मोहिद अल हिंदी। ये दोनों जो है वो भारत सऊदी अरब की सेनाओं के बीच में अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड्स के 69वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है एनिमल, बारबी फेल, मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे और डंकी। तो सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। ये बारबी फेल जो पिक्चर है इसको फिल्म फेयर अवार्ड्स के 69वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। ये पुरस्कार 28 जनवरी को गुजरात में आयोजित किए गए
और इसमें जो पुरस्कृत श्रेणी में लोग हैं उनकी यहाँ पर डिटेल मिली है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो हो गई आपकी 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ निदेशक या डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर एनिमल मूवी के लिए, अभिनेत्री की अगर बात करें तो आलिया भट्ट उनकी पिक्चर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, सहायक अभिनेता सपोर्टिंग एक्टर विकी कौशल, सहायक अभिनेत्री सपोर्टिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से डेविड धवन जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है जॉनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है, ये जॉनिक सिनर हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन के मेन सिंगल का ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। ये जो मैच होगा ये 28 जनवरी को मैच हुआ, ठीक है, मेलबर्न में आयोजित हुआ, ठीक है, और इसमें इन्होंने इटली के जॉनिक सिनर हैं, इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये पदक जीत लिया है। अगर वुमेन सिंगल की बात करें तो बेलारूस की आरेना सवालेंका है, इन्होंने चीन की किनवेन झेंग को हराकर ये पदक जीता हुआ है। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर टेबल लगाई है जिसमें सब लिखा है। पुरुष एकल में जेनेट सिनर, महिला एकल में अरीना सबालेंका, पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन, इन दोनों की जोड़ी ने जो है ये विजेता रहे हैं। महिला युगल में हसी सुवेई एलिस मर्टेंस और मिश्रित युगल में हसी सुवेई जॉन जेलेंस्की जो है ये लोग विजेता रहे हैं। और उप विजेता के नाम मतलब इन्होंने किसको हराकर ये पुरस्कार जीता है उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं मैथ्यू एवडेन, सिमोन वोलेली, रोहन बोपन्ना और एंड्रिया वावास्योर। ठीक है, तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी है, ये रोहन बोपन्ना जी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में इन्होंने जो मिक्स्ड वाला जो मेंस डबल था वो खिताब जो है इन्होंने जीतकर सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बनने का इन्होंने जो है इतिहास रच दिया है। ठीक है, इसमें जो रोहन बोपन्ना थे और इनका साथ दिया था मैथ्यू एवडेन, इन दोनों की जोड़ी ने पुरुष युगल चैंपियनशिप मेंस डबल जो चैंपियनशिप थी उसमें इन्होंने जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके अलावा जो रोहन बोपन्ना है ये मिक्स्ड डबल जो है फ्रेंच ओपन 2017 का भी खिताब जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये इनका दूसरा हो गया है। ठीक है, मिक्स्ड में। अगला क्वेश्चन है, जजेस के पैनल के अनुसार किस मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी है। ये जजेस का जो पैनल है इसके अनुसार संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी वो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है वो पुरस्कार इसने जीता है। इसकी झांकी की जो थीम थी वो था भारत लोकतंत्र की जो थीम था वो था भारत लोकतंत्र की जनरली इस थीम से इनकी जो है वो झांकी थी जिसको इन्होंने प्रथम पुरस्कार दिया है। बाकी यहाँ पर और भी श्रेणियों के जो पुरस्कार हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसमें एक नया है, एक तो जजेस पैनल है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक नई श्रेणी थी इसमें नागरिकों के ऑनलाइन पोल के अनुसार जो लोग परेड देख रहे थे एक ऐप के थ्रू उनसे भी जो है वो रैंकिंग ली गई थी और उसके अनुसार जो है वो जो है इनको प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान दिया गया है। तो उसमें अगर आप बात करें तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल तो जजेस पैनल के अनुसार सिख रेजिमेंट जल्दो था उसको जो है वो प्रथम स्थान मिला है। जबकि अगर नागरिकों के पोल के अनुसार था तो राजपूताना राइफल्स का जो रेजिमेंटल मार्चिंग दल था उसको प्रथम पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। उस तरह से अन्य पुरस्कार भी हमने यहाँ पर लिखे हुए, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़कर ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो है वो है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है? 6.5, 6.8, 7 और 7.1। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये अनुमान जो है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वर्ष 2024-25 में 7% की विकास दर या उससे अधिक की विकास दर जो है वो हासिल कर सकती है। ठीक है, और भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन जी हैं और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था
बन सकता है, ये संभावना दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। भारत में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए या जिनको इंग्लिश में बोलते हैं स्नो लेपर्ड, तो इनकी सबसे ज्यादा संख्या जो है वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अगर टोटल भारत में बात करें तो भारत में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, जिसमें से 477 मतलब आधे से भी अधिक हिम तेंदुए जो हैं वो अकेले लद्दाख में है। दूसरा स्थान जो है वो उत्तराखंड का आता है, जहां पर 124 हिम तेंदुए होने की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 93, 94, 95 और 96। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। ये वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को क्या है, 93वां स्थान जो है वो दिया गया है। ये वर्ष 2023 के लिए सूचकांक है। ठीक है, ये जारी जो है वो 2024 में किया गया है, बट ये वर्ष 2023 के लिए है। ठीक है, और ये जो भ्रष्टाचार सूचकांक है, ये संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके अनुसार जो है ये सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान जो हासिल किया है वो डेनमार्क ने, मतलब डेनमार्क जो है वो सबसे कम भ्रष्ट जो है वो देश है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड, और ऐसे आएंगे तो भारत जो है वो 93वें स्थान पर आया, जबकि वर्ष 2022 में भारत जो है वो 85वें स्थान पर था। मतलब भारत की जो रैंकिंग है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसानों के दिमाग में पहली बार एक चिप किस कंपनी द्वारा प्रत्यारोपित की गई है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, न्यूरालिंक और एप्पल। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी है। ये न्यूरालिंक एक स्टार्टअप है, एलॉन मस्क का स्टार्टअप है। इन्होंने क्या किया है, पहली बार किसी इंसान के दिमाग में एक चिप जो है वो प्रत्यारोपित की है, और इस प्रत्यारोपण का जो उद्देश्य है वो है मानव क्षमताओं को बढ़ाना, जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उनको बढ़ाना है। और ये एएलएस या पार्किंसंस जैसी तंत्रिका संबंधी विकारों का उपचार करना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, न्यूरालिंक क्या कर सकता है, मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने के लिए ये जो है वो कार्य कर सकता है। ठीक है, और ये न्यूरालिंक जो है एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। ये गेम्स का आयोजन जो है वो 19 से 31 जनवरी तक चेन्नई में किया गया। ठीक है, और इसमें महाराष्ट्र ने अगर बात की जाए तो चौथी बार ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। मतलब चौथी बार ऐसा रहा है कि सबसे ज्यादा पदक जो है वो महाराष्ट्र के रहे हैं। महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ कुल 158 पदक जीते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है जिसने 97 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने रामसर स्थलों की अपनी सूची में 5 और आर्द्र भूमियां जो वेटलैंड्स हैं 5 और जोड़ी हैं। आप बताना है भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 75, 80, 82 और 85। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी है। ये 5 नई आर्द्र भूमियां जुड़ने के बाद भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी, 80 हो गई है। ठीक है, और अगर बात करें सबसे अधिक, तो तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक रामसर साइटें 16 हैं, और दूसरा स्थान जो आता है वो उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइटें हैं। जो 5 नई वेटलैंड्स जो हैं या आर्द्र भूमियां जोड़ी गई हैं उसमें 3 कर्नाटक की हैं। पहली है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, दूसरी है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और तीसरी है अगनाशिनी मोहाना। जबकि 2 तमिलनाडु में कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, ये 2 जो आर्द्र भूमियां हैं ये तमिलनाडु में जोड़ी गई हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर और है। ये आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो, या इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 2024 का जो वेटलैंड्स डे या आर्द्र भूमि दिवस है उसका थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, ये इसका जो है वो थीम था। आर्द्र भूमि क्या है,
भूमि का वह क्षेत्र है जो या तो पानी से ढका होता है या पानी से संतृप्त होता है, कवर हो या सैचुरेटेड हो। इसमें मैंग्रोव, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, मूंगा चट्टाने आदि भी शामिल है। ठीक है, चावल का खेत भी जो है वो रामसर साइट या वेटलैंड माना जा सकता है। रामसर साइट नहीं, सॉरी, वेटलैंड माना जा सकता है। रामसर साइट तो तब होगा जब इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रामसर कन्वेंशन एक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, ठीक है, जो कैस्पियन सागर में स्थित है, उस पर जो है वो ये हस्ताक्षर किए गए थे। और इसका उद्देश्य जो है वो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है, ये जो है इसका समझौते का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024 में सबसे बड़ा आवंटन और सबसे कम आवंटन क्रमशः किस क्षेत्र के लिए किए गए हैं? ऑप्शन है रक्षा क्षेत्र और सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे और कृषि, रक्षा और कृषि, रेलवे और ग्रामीण विकास। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, सबसे ज्यादा आवंटन जो है वो रक्षा क्षेत्र के लिए, जबकि सबसे कम आवंटन कृषि जो है क्षेत्र के लिए किया गया है। यहाँ पर जो पैसे करोड़ में दिए गए हैं, लाख करोड़ में, वो यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें आप देखेंगे 6.1 लाख करोड़ जो है वो रक्षा क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। ठीक है, बाकी चूंकि ये इंटरिम बजट है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, फिर भी इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हमने लिखा है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि भारत 2047 तक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो जाएगा। और 2023-24 के लिए इन्होंने बताया कि वास्तविक जो जीडीपी वृद्धि दर रही है वो 7.3% रही है। 2024-25 के लिए उन्होंने राजकोषीय घाटा की बात करें तो बोला है कि ये जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। बाकी जो विकसित भारत है उसके बजट के जो केंद्र बिंदु है वो है महिलाएं, युवा और किसान। इन्होंने बोला है कि इन चारों को जो है टारगेट करके ही विकसित भारत जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, बाकी थोड़ी सी और डिटेल है इसमें, ये आप सब लोग जो है वो पीडीएफ लेकर पढ़ लीजिएगा। ठीक, कि एक बार मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और यहाँ पर एक हमने जो है वो डायग्राम भी लगाया हुआ है जिसमें बताया कि ये रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से। कई बार इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है उसका ऑफिशियल डेटा है। और विकसित भारत का जो बजट के केंद्र बिंदु है वो गरीब कल्याण, देश का कल्याण, अमृत पीढ़ी, युवा का सशक्तिकरण, किसान यानी अन्नदाता का कल्याण और नारी शक्ति का समय। ठीक, तो ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। ये फ्रांस जो है वो पहला ऐसा यूरोपीय देश बन गया है जो यूपीआई, भारतीय जो यूपीआई है उसके थ्रू ये क्या कर सकता है, पेमेंट ले सकता है। और इसमें क्या है, जो फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर है, ठीक है, उसके लिए जो टिकट बुक होते हैं उन टिकट बुकिंग के लिए पेमेंट यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, और फ्रांस इस तरह से करने वाला जो है पहला यूरोपीय देश बन गया है जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले लेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है नौसेना आधुनिकीकरण का वर्ष, नौसेना प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, नौसेना असैन्य वर्ष और नौसेना तकनीकी परिवर्तन का वर्ष। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी है। ये नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष जो है के रूप में मनाने का घोषणा किया हुआ है। ये घोषणा इन्होंने की है कि नौसेना के जो असैन्य लोग हैं उनके प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए ये घोषणा की गई है। ठीक है, और नौसेना में जो असैन्य कार्मिक हैं वो भारतीय नौसेना के कुल कार्यबल का लगभग 1/3 हिस्सा है। मतलब 1/3 जो है वो असैन्य कार्मिक है नौसेना में। तो इनकी काफी बड़ी आबादी है और इनको ध्यान में रखते हुए इनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ये वर्ष नौसेना असैन्य वर्ष जो है घोषित किया गया है। जबकि भारतीय थल सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो नौसेना का भी हो गया ये और आपका थल सेना का भी हो गया। ठीक, इसके साथ ही हमारा जो है वो आज का जो इस करंट अफेयर सीरीज का यूपी पीसीएस के लिए था उसका ये 15वां वीडियो भी कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ आपके करंट अफेयर्स के 750 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा एक हमने यूपी स्पेशल का करंट भी आपको एक वीडियो दिया है, आप वो वीडियो भी देख लें। इसके अलावा यूपी स्पेशल का जो जीएस आता है, ठीक है, यूपी स्पेशल का जो जीएस आता है उसके भी 2 वीडियो हमने आपको
प्रोवाइड किया है, तो वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इन परीक्षाओं में आपके बहुत सहायता देंगे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली नए अपडेट्स मिलते रहें। बाकी आज इतना ही, नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।